हो गया बाबू। अब एकदम शांत होकर के अगर पढ़ लियो हो एक बार उसको, तो एकदम शांत होकर के सिर्फ यहाँ देखो। क्या कहा है बाबू कि चैप्टर में जो भी होगा, टीचर जब भी लिखाना शुरू करता है ना, तो फिर वो एक भारी चैप्टर लगने लगता है। तो जनरल नॉलेज के हिसाब से भी इस चैप्टर को पहले देख लो कि इसमें क्या क्या बात किया जाएगा। सिर्फ अवेयरनेस नहीं बोल रहे बाबू, नॉलेज, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, उस हिसाब से देखो क्या क्या बात होगा। सत्ता में साझेदारी का मतलब क्या था? सत्ता का बंटवारा, या फिर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के निर्णयों में हस्तक्षेप करना, या तो कानून बनने के बाद या कानून बनने समय, है ना। हम दबाव समूह बनाते हैं। दबाव समूह का काम क्या होता है? सरकार के निर्णयों पर अपना वजन डालना कि नहीं, ये मेरे हित की बात नहीं हो रही, या नहीं यहाँ पर मेरे हित की बात हो रही है। सुने नहीं हो, किसानों का अपना एक संगठन बना होता है, महिलाओं का अपना एक संगठन बना होता है, कोई पिछड़े वर्ग समुदाय है तो उसका अपना एक संगठन बना होता है। वो सरकार के निर्णयों पर क्या करती है? दबाव डालती है, प्रेशर देती है कि भाई नहीं, आप जो ये नियम बनाए हैं, ये कानून पारित तो आप कर दिए, बट ये कानून से मेरा कोई भला नहीं हो रहा। एक समूह बना हुआ है उनका। इस तरह से अगर आपको लग रहा है कि सर ये विरोध हो रहा है, ये तो गलत बात है, सरकार के काम में अड़ंगा डाला जा रहा है, तो आपका जवाब होगा, सामने वाले क्या जवाब दे सकते हैं कि नहीं, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि लोग विरोध प्रदर्शन करें, यानी आदमी अपना बात रख सकता है, ये लोकतंत्र में जायज है। लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अब इसलिए में आधा बात सुनोगे आधा बात नहीं सुनोगे, दिक्कत हो जाएगा। इस बात का हमको ख्याल रखना है कि मेरे विरोध प्रदर्शन में हिंसा ना हो, मारपीट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। पता चला स्कूल बस में आग लगा करके सड़क पर धरना देने के लिए बैठ गए, अपनी बात को मनवाने के लिए हम सार्वजनिक संपत्ति को अगर क्षति पहुंचा रहे हैं, खराब कर रहे हैं, तो ये कहीं विरोध प्रदर्शन कहलाएगा? ये तो अपना ही चीज को नुकसान करना हुआ ना। तो हमको ये नहीं करना है। लेकिन हाँ, अपनी बात को मनवाने के लिए हम आमरण अनशन पे बैठ गए कि हम तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी। और मेरे साथ साथ उस संगठन में मौजूद सारे लोग बैठ गए। ऐसा तुम न्यूज़ वगैरह में सुने ही होगे या देखते ही हो, ये सब चीज़ होता रहता है, अक्सर होता रहता है, किसी भी नियम कानून को लेकर के होता रहता है। फिर सरकार पर ये लोग इतना ज़्यादा दबाव दे देते हैं कि गवर्नमेंट उस नियम में कुछ ना कुछ तब्दीली, गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि नहीं भाई, इससे सामने वाले को कोई ना कोई नुकसान तो हो ही रहा है, और शायद इसी नुकसान, सामने वाले को नुकसान हो रहा है, और इसी नुकसान के वजह से जो सामने वाले को हो रहा है, मेरा वोट बैंक भी खराब होगा। तो हमको क्या करना चाहिए? सामने वाले को अपने में शामिल करना है ना। तो हम उस नियम में, अच्छा क्या चाहिए, तो नहीं, आप फला नंबर जो क्लॉज आप लगाए हैं उसको हटा दें, उसमें कुछ दो बात और जोड़ दें। तो उसके बाद से सहमति व्यक्त कर लिया जाता है और उसमें संशोधन करके पास किया जाता है नियम। सत्ता में साझेदार बन गए, नियम में आपकी बात मानी गई तो सत्ता में साझेदार हो गए। अब ये सब चीज एक तरफ हो गया। हम और अलग लेवल पर, क्योंकि अब हमको देखना है कि ये कार्य कैसे करता है, तभी ना बना कार्य प्रणाली, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, कि ये काम कैसे करता है। तो तुम जानते हो कि अगर पूरे सीक्वेंस को देखो तो ताकत, पूरे भारत में ताकत एक को नहीं दिया गया है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब ताकत किसी एक के हाथ में दिया गया हो, एक में निहित किया गया है, तब तब उसने उस शक्ति का दुरुपयोग ही किया है। जर्मनी में जानते हो ना, इटली के, जर्मनी का वो हिटलर के बारे में, इटली में मुसोलिनी को जानते हो। जब जब शक्ति, इटली में एक तानाशाह हुआ जिसका नाम था मुसोलिनी, जर्मनी में हिटलर, नाम सुने होंगे। ये लोग कौन सा काम किए? ताकत किसके पास था? इनके अपने हाथ में था, इनके अपने नियंत्रण में ताकत था, फिर सब बर्बाद हो गया। जर्मनी को कहां, सेकंड वर्ल्ड वार में पूरे विश्व को लेकर चला नहीं गया ये लोग। सेकंड वर्ल्ड वार नहीं होता अगर हिटलर नहीं होता। हिटलर जितने भी जो वर्साई की संधियां की गई थी, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, उन सबको नकारता हुआ आगे बढ़ा, जिसके वजह से सेकंड वर्ल्ड वार के मुहाने पर पूरा विश्व आके खड़ा हो गया। फिर दोबारा से एक जंग हुआ 1939 से लेकर 1945 तक, दोबारा से एक युद्ध हुआ। और सोचो कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है बाबू। आज भी जापान को जाकर हम देख सकते हो कि उस नुकसान को वो झेल ही रहा है, चल रहा है ना। जापान खुद इन्वॉल्व था, ऐसा बात नहीं है, जंग में इन्वॉल्व था तो नुकसान भी तो झेल रहा है, झेल रहा है वो इस चीज को। भारत में जब 1950, जब संविधान लागू हो रहा था 51 तक, 51 में, तो इस बात को तय कर दिया गया कि भाई देखो, हमारे यहाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विभिन्नता तो है ही,
इसके अलावा हमारे यहाँ रंग के आधार पर विभिन्नता है, जात है, धर्म है, बनावट है, सब चीज के आधार पर भिन्नता है। और इतनी ज्यादा हमारे यहाँ विभिन्नता है, विभिन्नता का मालूम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, इतना ज्यादा हमारे यहाँ है कि हम अगर कोई एक नियम कानून बनाएंगे ना तो दूसरे को कुछ ना कुछ तकलीफ होगा ही होगा। अब सेंट्रल में बैठ करके हम कोई कानून बनाए और हम ये मान रहे हैं कि नीचे तबके पर बैठा हुआ कोई, निचला स्तर पर कोई बैठा हुआ, उसको मेरे बात से सहमति हो, इस बात की कोई गारंटी ले सकता है क्या? सोच के देखो जरा सा। अगर सब एक ही होते, एक ही का मतलब धर्म, जाति, वंश, लिंग, रंग, इन सब के आधार पर कोई भी और आर्थिक भी भिन्नता नहीं होती तो एक तरह का नियम सब पे लागू हो जाता। लेकिन अभी क्या है, एक तरह का नियम सब पर लागू है। समाज में वह वर्ग जो सदियों से उपेक्षित वर्ग रहा, सदियों से जो दबा कुचला वर्ग रहा, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो क्या जनरल वाले जो सामान्य जाति के लोग होते हैं, क्या उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? नहीं किया गया। ये भिन्नता क्यों की गई? क्योंकि वो सामाजिक, उनको जो मौका मिला है, जो आरक्षण उनको मिला, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो भी अपने जीवन स्तर में क्या कर सकें, उत्थान कर सकें, उठ करके समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। बस इतना ही मैंने सोचा, तो इतना ही गया। वो बाद में जो भी हो उस पर बाद में जो विचारक लोग हैं, वो विचारक लोग अपना मंथन करें, जो भी करना है। लेकिन शुरुआत में यह आरक्षण बाबू सिर्फ इसीलिए आया। क्या यह आरक्षण सब पर एक समान रूप से लागू होता है? नहीं होता लागू। एससी के लिए अलग चलता है, एसटी है, फिर बीसी 1 है, फिर बीसी 2 है, सबके लिए अलग अलग नियम है जात के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ विविधता है। और बहुत अच्छे ढंग से भारत इन विविधताओं को समेट कर रखा है। सही है ना? आज हम जो है एक एग्जाम्पल हैं विश्व के लिए, आज हम एक आदर्श बने हुए हैं। विश्व का हर एक देश आज हमारी ओर देखता है, देख करके सोचता है कि ये कैसे मैनेज कर रहा है इतनी सारी विविधताओं को रख करके। किसी के यहाँ 2 ही विविधता है, सिर्फ रंग, एक गोरा है एक काला है, वहां हल्ला हो रहा है। और हमारे यहाँ विविधताओं का भ्रमार है, फिर भी देखो अब थोड़ा बहुत तो खटपट चलता रहता है, उससे माहौल बना रहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि चैप्टर 1 में हम लोग वो भी पढ़ा था कि थोड़ा बहुत उठा पटक चलता है, लेकिन जब बात देश की एकता की आती है तो सब फिर एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर के उसका सामना करते हैं। होता है ना ये चीज? अब इसी बात को समझो कि ये कार्य कैसे करता है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ कोई चीज, कोई नियम निचले स्तर पर कैसे एग्जीक्यूट हो, क्योंकि वो नियम अलग है, उस नियम को निचले स्तर पर लागू करना है। तो इसको हम बोला कि जनरल नॉलेज के रूप में याद रखो कि भारत को क्या माना गया है। भारत को संघ कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? संघ कहा गया है। हालांकि संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल ना करके यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हम संविधान को ही मानते हैं ना, तो ध्यान समझो कि संघ कहा गया है भारत को। अब संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब है कि एक केंद्र सरकार होगी और कई राज्य सरकारें होंगी। ये जनरल नॉलेज में आज का पहला चीज हम दिया बाबू, कि भारत को क्या कहा गया है? संघ। और संघ का मतलब होता है यूनियन। ये संविधान में है बाबू लिखा हुआ, ये संविधान में मेंशन है। संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है? यूनियन। और उसको हम लोग अपने ऐसे ही बोलचाल में क्या वर्ड यूज करते हैं? संघ। और संघ का अर्थ होता है एक राज्य सरकार, सॉरी एक केंद्र सरकार, एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें। तो ये तो तुम जानते ही हो, तुम देखते ही होगे कि टोटल कितने राज्य हैं हमारे पास? 28। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8, है ना? और ये सब मिलकर के, हाँ 28 राज्य हैं, सबका अपना अपना चल रहा है, सबके मुख्यमंत्री अलग, और एक केंद्र सरकार भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनकी सरकार चल रही है। तो एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें हैं। ऐसा गुण को किस शासन व्यवस्था में दिखेगा? संघ वाले में। और इसलिए इस शासन व्यवस्था को बोला जाता है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघ वाला लॉजिक लग गया तो संघात्मक शासन व्यवस्था। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था चलती है? संघात्मक शासन व्यवस्था चलती है। क्या होता है जी संघात्मक शासन व्यवस्था? सर इसमें एक केंद्र सरकार होती है और कई राज्य सरकार होती है। सर भारत के संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल
नहीं किया गया, बल्कि संघ के जगह पर यूनियन। यूनियन का अर्थ संघ होता है, इंग्लिश में देखा, यूनियन का मतलब ही होता है जमा, तो संघ तो उसका मतलब होता है, लेकिन संविधान में वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो ये यूनियन। बेसिक जानकारी मिल गया क्या, ठीक है, हमारे संविधान में यूनियन वर्ड यूज किया गया कि भारत जो है वो संघ है। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि राज्य सरकार खत्म, अब से सब राज्य खत्म हो गया, अब एक ही नाम से जाना जाएगा, ऐसा नहीं। इसमें एक, अगर ऐसा होना है तो इसका मतलब संविधान में यूनियन वर्ड को हटाना पड़ेगा। पता है ऐसा क्यों किया गया? शक्ति एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर पूरा ताकत खाली केंद्र सरकार को दे दिया जाता तो केंद्र सरकार फिर क्या तांडव मचाती बाबू। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा सही काम करे। फिर उसके अंदर ये होता ना कि जैसे मेजोरिटी में कोई सरकार बनती है, मतलब किसी के सपोर्ट के बिना कोई सरकार बनती है, वो निर्णय लेती है, बिना किसी संकोच के निर्णय ले सकती है, लेकिन निर्णय लेते समय अगर वो कुछ गलती कर रही हो तो विपक्ष अगर उसको कहे कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, तो वो उस बात को कभी मानना चाहेगी? कभी भी। क्योंकि उसको लगेगा कि हम जो कर रहे हैं सही है, तभी तो जनता हमको जीता कर इस तरह से भेजी है, पूर्ण बहुमत से। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि उस बात को वो गलत नजरिए से एक्सेप्ट कर लेती है। आ रही है बात समझ में? इसीलिए हमको ये बात का ख्याल रखना है कि सत्ता का इस तरीके से बंटवारा जरूरी था। देखो, राज्य सरकार भी यहां साझेदार बन रही है क्या? सत्ता चलाने में साझेदार कर रही है। अभी और देखो, इसके बाद थोड़ा और नीचे आ जाइए, उसके भी नीचे हम बना देते हैं बाबू, एक और लेयर ले जाते हैं नीचे, चौथा हो जाएगा ना ये। देखो, ग्रामीण स्तर पर हम लोग अपना क्या देख रहे हो? क्या यहां ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? ग्राम पंचायत हम जानते हैं। प्रखंड स्तर पर अपना प्रखंड कौन है? पंचायत समिति, नाम सुने हो? समिति। अच्छा, जिला स्तर पर किसका गठन किया जाता है बाबू? जिला परिषद का। और राज्य स्तर पर राज्य सरकार, और सेंट्रल पर क्या सीखने के लिए मिला हमको? सर यहां तो सत्ता का बंटवारा है। देखो, क्या सत्ता का बंटवारा दिख रहा है? ताकत एक को नहीं दिया गया। ग्रामीण स्तर पे ग्राम पंचायत का प्रधान कौन हो गया? मुखिया को दे दो भाई, संभाले, वही संभालेंगे। प्रखंड स्तर पे किसके हवाले रहेगा? पंचायत समिति। दिख रहा है? जिला स्तर पे कौन संभालेगा? जिला परिषद। उससे बाहर हो जाओ, राज्य स्तर पे कौन संभालेगा? राज्य सरकार। उससे ऊपर आ जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर? यहां पर जनरल नॉलेज में हमको यह समझने के लिए मिला कि यह है सर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्ता का विकेंद्रीकरण। हाँ, विभाजन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी केंद्रीकरण नहीं हुआ सत्ता का, विकेंद्र बना दिया गया, तोड़ दिया गया। सत्ता एक के पास नहीं हो सकती ताकत, किसी को कहा गया है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जनरल नॉलेज। और सुनो, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? एक कमेटी थी बाबू, जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। इनके नेतृत्व में कमेटी चली, उसकी अनुशंसा, उसके रिक्वेस्ट पर ऐसा किया गया। इसके पीछे देखो कितने महान विचारक लोग रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई नियम बनाती है, क्या वो नियम गुवासा शेखपुरा तक पहुंचेगा? इस बात की कोई गारंटी लेगा? नहीं ना। तो गवर्नमेंट को ऐसा चाहिए। देखो, ये कमेटी क्या कह रही है कि सरकार को अपने कुछ उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाना चाहिए। मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं रख सकते, कुछ एक से हमको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम शहरी क्षेत्र को देख लेते हैं, हम विदेशी मामले को देखेंगे, हम देश के सुरक्षा के मामलों को देखेंगे। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम यही सब काम देखेंगे। तो राज्य को कौन देखेगा? तो बोला राज्य सरकार संभाले। आ रही है बात समझ में? राज्य को कौन देखेगा? राज्य सरकार संभाले। अब राज्य सरकार राज्य को तो देख रही है, बट एक राज्य में 38 जिला है, सही। अब उतना कौन गवर्न करे? तो जिला को संभालने के लिए मैं, जिला संभाल लो यार तुम, वो जिला संभालने में मगन हो गए। अब एक एक जिला में कई कई प्रखंड होंगे। आ रही है बात समझ में? प्रखंड को संभालने के लिए बना दिया कि भाई वहां का काम तुम देख लो। उसके बाद उस प्रखंड के अंदर, आया बात समझ में? वे तुम संभालो ये।
इससे होता क्या है बाबू कि गवर्नमेंट के द्वारा चलने वाला कोई स्कीम बहुत निचले स्तर पर ये अपने काम को इनसे शेयर करेंगे मीटिंग में, ये मीटिंग में इनसे शेयर करेंगे, ये मीटिंग में इनसे, और ये यहां तक पहुंचाएंगे। तब वहां से चलने वाला हर एक चीज निचले स्तर पर यहां आकर पहुंचता है। इसे कहा गया बाबू सत्ता का विकेंद्रीकरण। आया बात समझ में? संघ का मतलब क्या होता है बाबू? एक केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें। बहुत मुश्किल बात हो गया, यहां तक बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद सवाल आता है कि जो संघात्मक के बारे में टीचर अभी आप बता रहे हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था, इसकी क्या विशेषताएं हैं? और वर्ड विशेषता ना बोलकर हो सकता है वर्ड तत्व बोले कि संघात्मक शासन व्यवस्था का क्या तत्व है, क्या विशेषता है। अब अपने देश में तो संघात्मक ही है, इसका तत्व क्या है, क्या खूबी है, क्या बताना चाहोगे? तो हम बोलेंगे सर अब अपने संविधान का तुम ब्यूटी बताओ, अच्छा बात बताओ। सर मेरा जो संविधान है ना वो लिखित संविधान है, मतलब ऐसा नहीं है कि ओरली मेरा संविधान चलता हो। कोई आदमी अनाप शनाप अपने मन से नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा संविधान कैसा है? रिटन है, लिखित संविधान है। सर मेरा जो संविधान है वो ठोस संविधान है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन इतना आसानी से नहीं हो सकता, संशोधन करने के लिए भी बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। दो बात हो गई। कौन कौन सा बात बोला बाबू? सबसे पहले कि जो अपना संविधान है वो ठोस संविधान है। हाँ बाबू एक मिनट, ठोस संविधान है। दूसरा हम आपको बोल रहे हैं सर लिखित संविधान है, लिखित संविधान है। सर हमारे यहां एक और चीज है, वो है सर्वोच्च न्यायालय भी है, सुप्रीम कोर्ट। ये इस बात पर ध्यान रखता है कि काम सही से हो रहा है या नहीं, क्या? और ये हमारे इस ब्यूटी को और बेहतर बनाता है। किसके ब्यूटी को बाबू? संघात्मक शासन व्यवस्था को। तो सोच के देखो जरा सा, संघात्मक शासन व्यवस्था बनी हुई है, क्यों बनी हुई है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, वरना शक्ति तो सब हड़पना चाहेगा, अपने से कमजोर राज्य को नहीं हड़प लेता जैसे राजा के समय होता था। लेकिन अभी ऐसा सुनने के लिए मिलता है कि अपने से कमजोर राज्य पर हड़प लो। क्यों नहीं हो रहा ऐसा? इसका मतलब क्या है? कुछ तो है शक्ति जो इसके ऊपर भी है, और वो शक्ति कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो देखती है कि कोई राज्य अपने नियम को तोड़कर उस नियम का उल्लंघन न करने लग जाए। और उसके देखने के पीछे भी कारण है बाबू, वो है शक्तियों का बंटवारा। अब शक्ति कौन सा? विषयों का, सब्जेक्ट्स बांट दिए गए। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आप कहां कहां नियम बना सकते हैं। तुम ही सोचो, केंद्र सरकार है तो वो भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी कानून बना लेती है। अब राज्य सरकार जो कानून बनाए, कोई नियम बनाए, और वो नियम केंद्र सरकार भी बना ले, तो क्या होगा? झगड़न होगा। वो बोलेगा सड़क के बाईं ओर चलना है, राज्य सरकार बोलेगी सड़क के दाईं ओर चलना है। बंदा बीच में खड़ा है, ट्रक आया चाप के चल दिया, बोला कि ना हम इधर से चलेंगे ना हम उधर से चलेंगे, हम बीचे बीच चलेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर क्या होगा? इसके लिए भी बंटवारा किया गया। केंद्र सरकार को बोला गया कि आपके पास टोटल 97 विषय हैं, 97 ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आप कानून बना सकते हैं, उस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती। उसी प्रकार से बाबू राज्य सरकार को कहा गया कि आपके पास 66 ऐसे विषय हैं जिस पर आप कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा। और एक और टॉपिक रखा गया, तीसरा और एक टॉपिक रखा गया बाबू, जिसमें टोटल कितने विषय रखे गए? 47। उसको बोला जाता है समवर्ती सूची। 3 सूचियां बनाई गई बाबू, वो भी हम आपको बता देते हैं। एक बनाया गया संघ सूची, एक बनाया गया राज्य सूची, और एक बनाया गया बाबू समवर्ती सूची। देखो, झगड़ा को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार में झगड़ा हो सकता है ना, तो केंद्र और राज्य के बीच में कभी झगड़ा ना हो, तो झगड़ा को कैसे रोका जाए? तो केंद्र सरकार को दिया गया कि देखिए एक संघ सूची हम आपको देते हैं, इसमें टोटल हम कितने विषय रख रहे हैं? 97 विषय है, सब्जेक्ट्स हैं जिस पर आप कानून बना सकते हैं, कोई दूसरा इस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा है बाबू राज्य सूची, कितने दिए गए विषय? इसको 66 विषय दिए गए। हम ऐसे चेक कर लेंगे एक बार, कुछ आगे पीछे हो सकता है। राज्य सूची में कितने सब्जेक्ट्स दिए गए? 66। इसमें कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य सरकार को। और तीसरा था बाबू समवर्ती सूची, जिसमें विषय कितने हैं? 47। और इस पर कानून कौन बनाएगा?
तो समवर्ती सूची में जो 47 विषय है, इसमें राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी, दोनों कानून बना सकता है। लेकिन तब क्या होगा अगर एक ही सब्जेक्ट पर दोनों कानून बना दे? जैसे अभी हम आपको बोला कि मान लेते हैं कि समवर्ती सूची के अंतर्गत है सड़क पर चलने का नियम, कि उस पर कानून बनाइए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाई कि सड़क के बाईं ओर चलना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और राज्य सरकार भी उस पर कानून बना रही, कौन सा, कि सड़क के दाईं ओर चलना है। तो हम तो हो गए ना कंफ्यूज, जब हम ऐसे खड़े हो गए, अब बाएं चले कि दाएं चले, क्योंकि केंद्र सरकार का नियम तो हर जगह लागू होगा। और अभी आप अपने स्टेट में भी खड़े हो, यहां बोल रहा है कि दाईं ओर चलो, और केंद्र सरकार का नियम भी मेरे ऊपर लागू है जो कि है बाईं ओर। तो आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में? तो उसका भी समाधान कर दिया गया। बोले झगड़ा को रोकने का पूरा कोशिश है। समाधान ये कि अगर एक ही विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना दे तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य नहीं होगा। इससे क्या देखने के लिए मिला कि केंद्र सरकार को थोड़ा सा ताकत ज्यादा दिया गया है। दिख रहा है ना, सब्जेक्ट्स भी उसको ज्यादा दिए गए हैं। तुम देखो, इसको मामले भी ज्यादा दिए गए हैं। आपको सुरक्षा का मामला दिया गया है, देश की सुरक्षा का मामला। राज्य सरकार से पूछताछ नहीं है उसके लिए, किससे पूछताछ होगा? केंद्र सरकार से। आप क्या कर रहे थे महाराज? आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये कौन सा विषय है? संघ सूची के अंतर्गत आता है, और संघ सूची की रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की। राज्य सूची, राज्य विषय जैसे कि टैक्स वगैरह का काम, ये किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का, ये संभालेगी अपना। और तीसरा वाला बाबू समवर्ती, इसमें तो 47 सब्जेक्ट्स हैं, वो देखना है क्या है। तो क्या क्या बात हुआ भाई जनरल नॉलेज में? भारत को राज्यों का संघ या संघ कहा गया है। संघ का अर्थ जो है, यूनियन वर्ड यूज किया गया हमारे संविधान में, संघ शब्द का यूज नहीं किया गया है। संघ का मतलब था कि एक केंद्र सरकार हो और कई राज्य सरकार हो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं बाबू। इसके अलावा हम आपको बताया कि साझेदारी कैसे चल रही है, और साझेदारी को समझने के लिए हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण को ऑब्जर्व किया। सत्ता का विकेंद्रीकरण किसके अनुशंसा, किसके रिक्वेस्ट पर किया गया? बलवंत राय मेहता कमेटी के अनुशंसा पर। अनुशंसा का मतलब है रिक्वेस्ट। उस रिक्वेस्ट में क्या कहा गया कि सरकार को, यानी केंद्र सरकार को, अपने कुछ उत्तरदायित्व से मुक्ति ले लेना चाहिए, फ्री हो जाना चाहिए, और वो किसी अन्य संस्थान को दे देना चाहिए। इसके बाद ही वो अन्य संस्थान कौन बनी? पंचायत समिति बनी। वही पंचायती राज बाबू, वही पंचायती राज का गठन किया गया जो इन तीनों को कार्यान्वयन करता है। नहीं बोलते हैं पंचायती राज का चुनाव होने वाला है, जिसमें मुखिया चुने जाते हैं, जिला परिषद, पंचायत समितियां का गठन होता है। भाई ये पंचायती राज व्यवस्था किसके अनुशंसा पर शुरू हुआ? बलवंत राय मेहता की कमेटी की अनुशंसा पर। यह काम किस पर करता है बाबू? सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्या होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण? तो जवाब देंगे सर, सत्ता के विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि सत्ता यानी पावर किसी एक के पास नहीं हो सकता, इसका बंटवारा एक केंद्र सरकार, कई राज्य सरकार, और उसके अलावा भी ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समितियां, और जिला स्तर पर जिला परिषद के हवाले कर दीजिए। इससे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी घट जाता है, बढ़ जाता है। एक आदमी पर पूरा का पूरा काम का उत्तरदायित्व नहीं होता। क्लियर है बात? क्योंकि सत्ता बटी हुई है, संघ है, व्यवस्था है हमारे यहां, एक केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट्स दे दिए गए ताकि दोनों में झगड़ा ना हो। उसका निपटान भी किया गया संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को बनाकर। संघ सूची जहां 97 विषय दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने के लिए, वहीं राज्य सूची में 66 विषय दिए गए, किसके लिए? राज्य सरकार को कानून बनाने के लिए। और तीसरा कौन सा था बाबू? समवर्ती सूची, जिसमें कितने विषय दिए गए? 47। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को, यस। लेकिन यह बात भी मेंशन करना है कि अगर किसी एक पॉइंट पर दोनों कानून बना दें तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। अब बताओ, बहुत हेवी बात हो गया, इजी लग रहा है? कुछ कुछ तो समझ में आया होगा, संघ का मतलब समझ में आया होगा। और अगर हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है तो ये अच्छा है या बुरा है? तुम बोलोगे सर बड़ा अच्छा है। बोला कैसे? बोला सर हम लोग का लिखित संविधान है। देखो अच्छा कैसे है सर? अपने पास लिखित संविधान है। ऐसा नहीं कि ताज असलम के लिए संविधान की परिभाषा अलग और उसके लिए संविधान की परिभाषा अलग, हो नहीं सकता। अगर हम बोलते कि हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, अगर गलत होगा तो तुम सबूत के तौर पर लाकर दिखलाओगे, देखिए कहाँ कहा गया है।
झूठो का कुछो। ये फायदा हुआ ना लिखित संविधान होने से। ठोस संविधान, ठोस का मतलब क्या हुआ भाई कि इतनी आसानी से इस संविधान का संशोधन तोड़ मरोड़ नहीं किया जा सकता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोटोटाइप चलता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि बस आज बदल देंगे और आज बदल दिए, नहीं कर सकते। तीसरा काम क्या बताया गया संविधान के बारे में? सर्वोच्च न्यायालय जो इस बात पर नजर रखता है कि बनाया गया कोई कानून या कोई मॉडिफिकेशन इतनी आसानी से लागू ना हो जाए, वो ध्यान रखता है इन चीजों का। ये हमारे यहाँ चल रहा है संविधान को लेकर के। एक बार देख लो बाबू, अगर कोई रहे तो हमसे फिर पूछो, हम बात करते हैं। और कुछ बात रहा तो